जय हिंद दोस्तों। तो हम आज देखेंगे हमारा जो है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिटिंग का जो यूनिट 1 है उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारा जो यूनिट 1 है वो क्या है, एनर्जी सिनारियो के बारे में है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो एनर्जी है हमारे उनके बारे में है, कौन से एनर्जी कैसी प्रोड्यूस होता है, ये सारा कुछ है। तो हम आगे देखते हैं। इसमें देखिए हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, इंडिया में क्या एनर्जी का सिनेरियो है, सेक्टोरियल बेसिस पे हम देखेंगे कि कितना कंजम्पशन हो रहा है, इसके इकोनॉमी के बारे में जानेंगे, इंटेंसिटी, प्राइसिंग, वो सारा कुछ हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए हमने बात किया क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। देखिए एनर्जी का क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है, या प्राइमरी एनर्जी या सेकेंडरी एनर्जी हो सकता है, या कॉमर्शियल या नॉन कॉमर्शियल हो सकता है, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात करें अगर प्राइमरी का, तो प्राइमरी जो एनर्जी होता है हमारा क्या होता है, प्राइमरी एनर्जी जो हमारा होता है वो क्या, जो हमारा एक विदाउट एनी कन्वर्जन, मतलब कोई कन्वर्जन कि वो डायरेक्टली हमको सन से, क्या एग्जांपल जैसे हमारा सोलर एनर्जी हो गया। प्राइमरी एनर्जी क्या रिफर करता है, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्टेड और कैप्चर डायरेक्टली फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स। जैसे आपका सोलर एनर्जी क्या है, डायरेक्टली आप सन से एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो जो भी एनर्जी क्या हो, डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेड या कैप्चर्ड होता है किसके थ्रू, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एनर्जी। और प्राइमरी एनर्जी क्या है, अधिकतर वो हमारे किसके द्वारा कन्वर्ट होता है, इंडस्ट्रियों के द्वारा जो हमारा होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, सेकेंडरी सोर्स। जैसे आप देखेंगे कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, वो कन्वर्टेड किस में होता है, स्टीम में। फिर स्टीम से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो प्राइमरी एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किस में, मोस्ट कन्वेनियंट फॉर्म में। जो एनर्जी का जो अधिक हमारा कन्वेनियंट फॉर्म है उसमें वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है किसके थ्रू, स्टीम के थ्रू। या जैसे आप सोलर का भी एग्जांपल लीजिए, तो वहाँ पे सिलिकॉन रॉड होते हैं, तो उसको वो क्या करता है, हीटअप करता है। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉर्म। मतलब आप क्या कर रहे हैं, कोल से आप स्टीम बना रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप फिगर देख सकते हैं कि एक्सटेंशन एक्सट्रक्शन या ट्रीटमेंट आपने किया किया गैस वेल से या कोल माइन से, आप क्या किए, यहाँ पे आप वहाँ से जो नेचुरल रिसोर्सेज से आप वहाँ पे प्रोडक्ट लिए। और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे क्रूड ऑयल, यूरेनियम हो गया, ये सारा कुछ। फिर उसके बाद क्या किया आपने, इसको प्रोसेस किया, ट्रीटमेंट किया, इसका प्रोसेस किया। या तो कोल माइन में वॉशिंग होता है, गैस वेल में आपका ट्रीटमेंट होता है, क्रूड ऑयल में क्या होता है, रिफाइनिंग होता है, यूरेनियम में हमारा क्या होता है, एनरिचमेंट होता है उसका। फिर वो डायरेक्टली पावर प्लांट से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और हमारा कोल माइन में क्या होता है, कोल का वॉशिंग होता है। फिर इसमें क्या होता है, स्टीम बॉयलर पे यूज होता है, या तो पावर प्लांट पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, फिर वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो प्राइमरी प्रोसेस है हमारा, ये इसमें इन्वॉल्व कौन सा रहता है, एक तो हमारा जो एक्सट्रैक्शन वाला लेवल है वो हमारा इन्वॉल्व होता है, और एक प्रोसेसिंग वाला भी जो है वो भी हमारा किसी में आता है, प्राइमरी एनर्जी में। वहाँ तक नहीं छोड़िए, यहाँ पे नेचुरल जब हमारा गैसेस हो गए, कोल हो गए, जब डायरेक्टली हमारा होता है, तो यहाँ तक हमारा जो लेवल है वो कहाँ तक है, वो हमारा प्राइमरी एनर्जी तक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसको किसी तरीके के थ्रू, पावर प्लांट के थ्रू क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे हमको सेकेंडरी एनर्जी मिल रहा है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी का डिफरेंस क्या है। फिर आगे बढ़ते हैं, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर डिफाइन अ प्राइस। जो हमारा मार्केट में जो भी एनर्जी अवेलेबल है और उसका प्राइस क्या है, डिफाइंड है, उससे हम क्या बोलेंगे, कॉमर्शियल एनर्जी। नो मैटर व्हाट द मेथड ऑफ एनर्जी, कोई भी मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस की हो, या ये हमारा फॉसिल फ्यूल हो सकता है, या न्यूक्लियर हो सकता है, या रिन्यूएबल एनर्जी। पॉइंट याद करिए कि यहाँ पे आपका रिन्यूएबल भी एनर्जी भी हो सकता है, नो मैटर। केवल आप एनर्जी को क्या कर रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल कर रहे हैं, उसका प्राइस एक डिफिनिट वे में आप उसको रख रहे हैं अपना, कि जो हमारा एनर्जी का फॉर्म हो, यूज हो किसके लिए, कॉमर्शियल पर्पज के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल। बाई फार द मोस्ट ऑफ द कमर्शियल एनर्जी आर इलेक्ट्रिसिटी हो गया हमारा, कोल हो गया हमारा, रिफाइनिंग पेट्रोलियम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, नेचुरल गैस हो गए, जितने भी कॉमर्शियल हमारे जो एनर्जी है, इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर या ट्रांसपोर्ट या कॉमर्शियल डेवलपमेंट, कई सारे तरीके हैं। यहाँ पे हमारे जो कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी, लेग्नाइट, कोल, ऑयल ने जो ये क्या होता है, इसकी प्राइस हमारे डिफाइंड है। एनी काइंड ऑफ एनर्जी जो हमारा सोर्स, जिसके अंदर किसके अंदर, कम्युनिटी के अंदर और उसका सराउंडेड एरिया है, नॉट नॉर्मली ट्रेड इन कॉमर्स। अब देखिए नॉन कमर्शियल क्या है, एनर्जी जिसमें कोई भी जो हमारा ट्रेड पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई भी उसका मार्केट नहीं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन कमर्शियल एनर्जी। और नॉन कमर्शियल एनर्जी के अंदर क्या आता आता है,
फायरवुड जैसे हो गया, आप देखेंगे आग जहाँ जलता है, या कैटल डंक या आप गोबर जिसे हिंदी में बोलते हैं, उससे आप एनर्जी अगर प्रोड्यूस कर रहे हो, या कोई एग्रीकल्चर वेस्ट है उससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो हमारा वो क्या होगा, वो किस टाइप का एनर्जी होगा, हमारा क्या होगा, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। वो हमारा अधिकतर आप देखते हैं रूरल हाउस होल्ड में हमको ये अधिकतर दिखता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल फ्यूल, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल फ्यूल, क्योंकि ये जो फायरवुड है, गैडल कैटल डंग है, हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट है, वो हमको कहाँ मिलेगा, ट्रेडिशनल फ्यूल में मिलेगा, मतलब उसी को हम क्या, मतलब हमको गांव के स्तर पर मिलेगा। इसलिए हम इसका एक नाम क्या रखे हैं, जो हमारा कॉमर्स नॉन कॉमर्शियल एनर्जी और ट्रेडिशनल फ्यूल बोलते हैं। और नॉन कमर्शियल जो एनर्जी होता है वो किसी प्रकार के जो एनर्जी स्टेटिक्स में वो इसका इग्नोर, कोई भी कंपाइलिंग इसका नहीं होता। एग्जांपल आपको बता ही दिए, फायरवुड या एग्रो वेस्ट मटेरियल या सोलर एनर्जी हो गया आपका वाटर हीटिंग के थ्रू, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, या ड्राइंग गेन के थ्रू, ये सारा कुछ एनिमल वेस्ट के थ्रू हो गया, ये सारा कुछ हमारा किस में आएगा, नॉन कमर्शियल एनर्जी में आएगा। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी जिसके किसके थ्रू हम पाते हैं, ऑब्टेन द नेचुरल रिसोर्स वाइल आर इसेंशियल इनएग्जॉस्टिबल, जो इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब आप उसको दोबारा रीयूज कर सकते हो, जैसे हमारा जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, रिन्यूएबल है हमारा, सोलर एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, हमारा विंड एनर्जी हो गया, ये सारे हमारे क्या है, हमारे सारे रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि हमारा पॉल्यूशन फ्री है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है हमारा, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है जिसके थ्रू हम प्रोड्यूस करते हैं, ग्रोन करते हैं, उन सारे चीज़ों को ग्रोन करके हम उसको कंज्यूम करते हैं, लेकिन क्या करता है ये हमारा एग्जॉस्टिबल है, एक बार खत्म हो गया तो वो और क्या होगा, एग्जॉस्टिबल, उसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को वो हार्म करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिक्स अमाउंट में जिसका लिमिट हमारे पास फिक्स हो, कि कोयला हमारे पास इतना आई है, कोल तो इतना फिक्स है, टाइम टू टाइम वो क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल जितने भी हो गए हमारे, कि वो क्या होगा, जो हमारे अधिकतर जो पॉल्यूशन, हमको पॉल्यूशन इन्वायरमेंट को हार्म करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हम इंडिया का बात करें, इंडिया का सिनेरियो का बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है इंडियन एनर्जी का, जो कि किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, पॉइंट हैव टू रिमेंबर, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा जो हमारा इंडिया एनर्जी सिनारी है उसको लाया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल लेवल पे हमारा है जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो कितने मेगावाट का है, हमारा अराउंड 1 लाख से भी, हमारा 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि 24% कंट्रीब्यूट करता है टोटल एनर्जी सिनारियो में। और स्टेट जो है वो भी अराउंड हमारा 1 लाख होता है, जिसका कंट्रीब्यूशन है 25.3%। और जो हमारा प्राइवेट है वो देखिए अराउंड 2 लाख के अराउंड है, हमारा है 2,11,000 के अराउंड, जो कि 50% कंट्रीब्यूट करता है। तो टोटल हमारा जो एनर्जी सिनारियो कब का, ऑन द डेटा ऑफ 31 मई तक का है, वो हमारा क्या है, 4,17,668 मेगावाट। और ये किसके द्वारा लाया जाता है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा लाया जाता है। फिर देखिए इंडियन एनर्जी का सिनेरियो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोयला से आज भी हम बहुत सारा जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। फिर उसके बाद लिग्नाइट से यूज करते हैं 1.6%, गैसेस से हमारा एनर्जी जो होता है, यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी हमारा इतना है, 2 लाख के अराउंड हमारा ये जो हमारा इंस्टॉल कैपेसिटी, और ये हमारा लिग्नाइट है हमारा 6,000 के अराउंड, गैस 24,000 के अराउंड, और डीजल है हमारा, ये देख सकते हैं आप कंट्रीब्यूशन है जो एनर्जी का शेयर टोटल में हमारा हेल्प है। अब यहाँ पे जो सेकंड फिगर है हमारा क्या दिखाता है कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है मेगावाट में। देखिए जैसे आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे देखिए टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारा, देखिए हाइड्रो एनर्जी से हमारा टोटल 11% कंट्रीब्यूशन, और जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा यही से होता है हाइड्रो से। और यहाँ पे देखिए विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन तीनों को अगर मिला के बात करें तो तब वो ज़्यादा हो रहा है 30.2%। तो हम देख सकते हैं कैसे ये सारा कुछ आप डेटा पढ़ सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप इसको देख रहे हैं कैसे हमारा जो स्मॉल हाइड्रो प्लांट से भी हमारा 1.2% कंट्रीब्यूशन है। और हमारा यहाँ पे सोलर के थ्रू देख सकते हैं, अगर सिंपल सोलर का से केवल सोलर का बात करें तो 67,000 हमारा मेगावाट के अराउंड हमारा जो कैपेसिटी है
टोटल परसेंटेज जो शेयर है 16% है, ये भी हमारा सबसे मैक्सिमम है। हाइड्रो से भी ज़्यादा है सोलर पावर प्लांट का हमारा कैटेगरी। तो टोटल जो नॉन फॉसिल फ्यूल है उसके द्वारा आप कितना मेगावाट कैपेसिटी आप जनरेट कर रहे हैं वो कितना है, 1,79,300 के आसपास। तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि टोटल जो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा टोटल जो हमारा फॉसिल फ्यूल के द्वारा जो हो रहा है वो टोटल हो रहा है कितने, अराउंड 2,37,000 के अराउंड। और जो नॉन फॉसिल फ्यूल है हमारा कितना है, 179,000 के अराउंड है। तो ये आपको सारा चीज पता होना चाहिए कितना एनर्जी शेयर हमारा हो रहा है। अगर इंडियन एनर्जी के सिनेरियो को बात करें, जो कि हमारा इंडियन एनर्जी सिनेरियो जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी भी इंक्लूड है, हमने देखा कितना यूनिट, यहाँ पे देख सकते हैं 1750 बिलियन यूनिट। इट इज रिमार्केबल, वेरी वेरी हाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमको कितना हमने फिक्स किया है, 1750 बिलियन यूनिट हमने यूज किया है। एक यूनिट जैसा कि आप जानते हैं 1 किलोवाट आवर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे 2009 में हमारा डिमांड कितना था, 805.44 बिलियन था, लेकिन कैसे हमारा आज के रेशियो में अगर देखें हमारा सीधे डबल हो गया है। डबल सोचिए, पहले हमारा कितना 800 केवल 5.4 हमारा बिलियन यूनिट रिक्वायर्ड था, लेकिन आज के समय अगर बात करें तो 1624 बिलियन यूनिट इतना हमको रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे जो डेटा सेट किया गया है वो भी हमारा 1715 बिलियन यूनिट है। तो आगे बात करें कि ये हमारा सेक्टर है एनर्जी कंजम्पशन का, कि सबसे ज़्यादा देख रहे हैं इंडस्ट्रियल जो हमारा सेक्टर है वहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन है। फिर उसके बाद बात करें डोमेस्टिक लेवल पे 26%, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर लेवल पे हमारा 18% है, और 1% जो है हमारा वो जो हमारा ट्रैक्शन और रेलवे होता है वहाँ पे एनर्जी यूज होता है, और कॉमर्शियल के लेवल पे केवल 8% होता है, और अदर जो है कितने इंक्लूड है हमारा 6% है। तो टोटल हमारा जो कंजम्पशन है कितने का है हमारा, 12,27,000 का गीगावाट आवर का कंजम्पशन। ये किसके द्वारा रिपोर्ट लाया गया है, मॉस्पी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम के इनके द्वारा ये प्रोग्राम लाया गया कि इंडस्ट्री में सोचिए 41%, 41% वेरी हाई। तो इसको और डोमेस्टिक लेवल पे फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, जो गवर्नमेंट आल्सो हैव टू इंक्लूड इन दिस हाउ टू रिड्यूस दिस एनर्जी कंजम्पशन सिनारियो। तो इसको आपको एग्रीकल्चर में कैसे इसको कम करना है, ये सारा कुछ गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है। फिर बात करें एनर्जी नीड ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी, जो इंडिया का डिमांड है एनर्जी का वो इंक्रीज हो जा रहा है, डे बाय डे हमारा इंक्रीज हो रहा है। 2035 तक और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे बताया गया, फोरकास्ट किया गया है कि अराउंड 4.5% एनुअली इंक्रीज हो रहा है, जितना हमारा रिक्वायरमेंट है 2035 तक हमारा जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से 4.5% एनुअली ग्रोथ करेगा, जबकि हमारा 2017 तक कितना था, 3.5% था, मतलब 1%। ये आपको सुनने में इजी लग रहा है, दैट इज नॉट वेरी मच इजी, दैट इज वेरी मच हाई अमाउंट, 1%। इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल हम 12,27,000 गीगावाट यूज करें तो इसका 1% निकालिए, सोचिए कितना बड़ा होगा। फिर इंडिया इज स्टार्टेड फ्रॉम अ लो बेस रिलेटिवली पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन एज हैज बीन कंसिडर्ड ग्रोथ फॉर पर कैपिटा। यहाँ पे देख रहे हैं कैसे हमारा जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो कितना है, 1010 किलोवाट आवर है, और जो हमारा वर्ल्ड का कितना है 3200 किलोवाट आवर। मतलब आज भी इंडिया क्या कर रहा है, कम यूज कर रहा है एनर्जी किलोवाट आवर में। पर कैपिटा पर पर्सन के थ्रू कितना एनर्जी यूज किया जा रहा है वो हमारा अमाउंट है, ये एनुअली का है हमारा। India is relatively inefficient user of energy indicating significant improvement and potential। इंडिया आज भी insufficient है यूजर, उतना यूज कर पाने में। ऑल 4 मेजर एनर्जी कंजप्शन सेक्टर कौन सा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर है। यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं, डिमांड इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप देखे थे जैसे इंडस्ट्रियल का 41% था, जो एग्रीकल्चर का 18% था, और रेलवे ट्रैक्शन का हमारा 1% था, और जो हम डोमेस्टिक पे यूज कर रहे थे वो 26% था।
तो ये हमारा क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जो कंस्टिट्यूट करता है 15% ऑफ फाइनल एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो फाइनल एनर्जी कंजम्पशन है केवल 15% ही हमारा फाइनल एनर्जी कंजम्स करता है, और जो बाकी एनर्जी होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, उतना हम जनरेट नहीं कर पाते हैं। इस सेट टू बी ग्रोइंग, हमारा ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है कितने परसेंट से, 5.8% से हमारा ये ग्रोथ हो रहा है। इंडिया इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, किस इंडिया में जो सोर्स ऑफ एनर्जी अधिकतर किसका है, कोल का है, बायोमास का है, हैव बीन ट्रेडिशनली डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड, अलाउइंग इंडिया एज ए फेयर ऑटरेकिक अप्रोच टू एनर्जी पॉलिसी। ऑटरिक अप्रोच क्या होता है, मतलब हम क्या करते हैं, सेक्टर सेक्टर क्लस्टर अप्रोच जिसे हम बोलते हैं, कि वो मतलब कि एक छोटे छोटे स्तर पे वो क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे वो और अपने एनर्जी प्रोड्यूसिंग को इनहेंसमेंट कर सकता है। तो बट इंडिया इज बिकमिंग मेजर ग्लोबल एनर्जी प्लेयर और विथ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड वेल फंक्शनिंग ऑफ एनर्जी, और इंडिया कहीं एक लेवल पे हमारा जो होगा हाई लेवल पे मेजर ग्लोबल एनर्जी एक प्रोड्यूसर के लेवल पे वर्क करेगा। अब एनर्जी नीड फॉर ग्रोइंग इकोनॉमिक में हम देखते हैं कुछ और पॉइंट, इसमें क्या देख रहे हैं, द नेचर ऑफ इंडियन पावर डिमांड इज इवॉल्विंग एंड अपटेक ऑफ रिन्यूएबल, जो हमारा रिन्यूएबल के ऊपर फोकस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारा क्या है, चीपर एनर्जी टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करना है, हमने एयर पॉल्यूशन को कैसे डिक्रीज करना है, ये सारा कुछ हमारा क्या करेगा कि हमको इम्प्रूव होगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि एयर पॉल्यूशन की वजह से सोचिए 1 मिलियन से भी ज़्यादा डेथ हुआ है इंडिया में होता है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख से भी लोग अधिक क्या होते हैं, डेथ हो जाता है, जो एक्सपायर कर जाते हैं, किसके थ्रू, एयर पॉल्यूशन के थ्रू। तो हमको क्या करना होगा, इसको रिड्यूस करना होगा, दैट इज वेरी ह्यूज अमाउंट। और दिल्ली में खासकर अगर हम बात करें स्टेट यूनियन टेरिटरीज का, तो खासकर वहां पे अधिक डेथ होते हैं। इंडिया डिमांड फॉर एनर्जी इज विल रिमेन एक्सट्रीमली प्राइस सेंसिटिविटी, इंडिया का जो एनर्जी डिमांड है वो जियोग्राफिकली वेरी करता है, अर्बन में कुछ और चाहिए हमको, रूरल में एनर्जी कुछ और लेवल पे चाहिए। इंडियन एनर्जी जो हमारा ड्राइविंग डिमांड है आजकल बढ़ते जा रहा है, बिल्डिंग हमारे क्रिएट होते जा रहे हैं, एसी यूज होते जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में यूज हो रहा है, तो एनर्जी का ग्रोइंग सेक्टर इंडिया में बहुत तेज से इंक्रीज हो रहा है। जो स्केल है डिमांड है और टेक्नोलॉजी जो हमारे चेंज हो रहे हैं इंडिया में वेरी डायनेमिक, बहुत डायनेमिक नेचर है। तो इंडिया इसके लिए क्या कर रहा है, एक सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, स्टोरेज बना रहा है, ग्रिड बना रहा है, एक बेस लाइन कैपेसिटी रिक्वायरमेंट जनरेट कर रहा है कि कैसे इसको हमको टैकल करें। तो नेसेंट शिफ्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट टू डाइवर्स सोर्सेज देख रहा है कि कैसे हम मार्केट को स्पॉट करें और किस में वेरी हो रहा है, किस में डायनेमिक अप्रोच है, कैसे हमको एनर्जी ट्रेड को इमर्ज करना है और हमको इससे हेल्पफुल होना है, इकोनॉमी को इंक्रीज करना है। अब देख सकते हैं इंडिया सप्लाई, इंडिया विल रिमेन डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट ट्रेडिशनली, तब पर भी इंडिया इतने सारे जनरेट करने के बाद भी इंडिया क्या करता है, डिपेंड होता है किस पे, इंपोर्ट पे। जैसे आप ट्रेडिशनल में चले आ रहा है कि हमारा ऑयल आ रहा है बाहर से, हमारा कोल भी कभी कभी बाहर से आता है, तो इट्स शेयर द वर्ल्ड पॉपुलेशन 80%, बट इट्स शेयर वर्ल्ड गैस एंड ऑयल गैस आर ओनली 0.6 and 4%, दैट इज वेरी 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 चीप। इंडिया का जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन लेवल है वो 18%, जैसे कि आप जानते हैं 140 करोड़ की जनसंख्या यानी 18% वर्ल्ड में कवर कर रही है। लेकिन अगर बात करें हम गैस का, ऑयल रिजर्व का, केवल एंड केवल 0.6 एंड 0.4% हमारा इतना ही कंट्रीब्यूशन है। अगर हम बात करें पर कैपिटा बेसिस का, जो इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन होते हैं, फॉसिल फ्यूल होते हैं, ये क्या है, वेरी लोएस्ट में, उतना हमारा ग्रो नहीं हो रहा है, मार्केट उतना इसका ग्रो नहीं हो रहा है। इंडिया किस पे आज भी निर्भर है, हमारे फॉसिल फ्यूल पे निर्भर है। ऑयल जैसे आपके आप जाते हैं, गाड़ी आप जाते हैं, जैसे मोटर बाइक हो गए, आपके गाड़ी हो गए, 4 व्हीलर हो गए, आज भी आप तेल से चला रहे हो, उसको ऑयल से चला रहे हो, वो सब क्या होता है, इंडिया इंपोर्ट करता है। तो अब आज भी इंडिया किस पे रिलाई है, केवल फॉसिल फ्यूल पे। इंडिया रिलाइज ऑन इंपोर्ट क्रूड ऑयल, जैसे कि इंडिया इंपोर्ट पे है, सऊदीया से तेल लेता है, हमारा कतर से लेता है, जितने भी गल्फ कंट्री हैं। इंडिया को हमको क्या करना होगा, एक्सपोर्टर बनना होगा रिफाइंड प्रोडक्ट का। जैसे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया क्या है, हमारा $1.1 बिलियन अपना बना चुका है, लार्जेस्ट इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से लार्जेस्ट इंपोर्ट होता है कहाँ से, हमारा ऑस्ट्रेलिया से, 1.1 बिलियन का। दिस रिफ्लेक्ट शेयर स्केल इन रिफाइनिंग कैपेसिटी, हमको कैपेसिटी को इंक्रीज करना होगा। इंडियन के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसको इंप्रूव करना होगा। जैसे कि आप यहाँ डेटा देख सकते हैं, इंडिया एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस कुड स्टिल rise from 36% to as high as
55% भाई। आज के समय अगर बात करें तो 36% इंडिया एनर्जी इंपोर्ट करता है, लेकिन बताया गया है 2040 तक हमारा क्या होगा, एनर्जी जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, 55% अमाउंट तक हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, बाहर देशों से अपने यहाँ एनर्जी मंगाएंगे, खरीदेंगे उसको। ऑन इम्प्लीकेशन इंडिया डिपेंडेंस ऑन की एनर्जी इंपोर्ट, तब पर भी पूरी बात वहीं पे खत्म हो जाती है कि इंडिया आज भी इंपोर्ट एनर्जी करता है। एंड उसके बाद क्या है हमारा, इसके लिए क्या करना होगा, इंडिया को एनर्जी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना होगा। जैसे इंडिया को क्या करना होगा, जो हमारे गल्फ कंट्री है, गल्फ स्टेट है, इंडियन को अपने अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि इंडिया तब पर भी आप देखते हैं कि इंडिया गल्फ कंट्री के साथ क्या करती है, एक पार्टनरशिप, जैसे दुबई पोर्ट है वहाँ पे पार्टनरशिप करी है, इन्वेस्ट किया है अपने लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो, हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो पाए, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट हो जाए, इंडिया में इंपोर्ट हो जाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पुट द एम्फेसाइज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडिया क्या पुट कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर रहा है। और इंडिया क्या कर रहा है, हमारा 300 मिलियन इंडियन जो है आज भी हमारा देख रहे हैं लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और 500 से मिलियन से अधिक, मतलब 500 पूरे 10 लाख, दैट इज वेरी ह्यूज अमाउंट। आज भी वो क्या कर रहे हैं, सॉलिड बायोमास कुकिंग कर रहे हैं, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, बायोमास के ऊपर डिपेंडेंट है वहाँ, वो आज भी वो पुराने तरीके से अपना कुक कर रहे हैं फूड में। तो देख सकते हैं कितना अभी भी अमाउंट हमारा इंडिया लैक कर रहा है, कितना पॉपुलेशन, द लार्ज मेजोरिटी विदाउट एसेस लिव इन रूरल एरिया में रहते हैं, ये सारा कुछ है। तो इंडिया विल रिक्वायर टू चेंज इंक्लूडिंग स्टोरेज सॉल्यूशन को, इंडिया को क्या करना होगा, अपने इम्प्रूवमेंट करना होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी पे हमको क्या करना होगा, फोकस करना होगा, इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करना होगा, तब जाके इंडिया कहीं ना कहीं हमारा रिच एनर्जी, क्लीन एनर्जी बनने में हेल्प करेगा। उसके पास, इंडिया के पास जो है आज भी हाई पोटेंशियल है जनरेशन करने का, रिन्यूएबल एनर्जी को, विंड हो गया एनर्जी, सोलर एनर्जी हो गया, हमको बायोमास और स्मॉल हाइड्रो प्लांट्स, एक हमारा ऑर्ट्रिक बेस पे हमको क्या करना है, अप्रोच को डिसाइड करना है। तो एनर्जी, अब बात करें एनर्जी इंटेंसिटी क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कितना आप अमाउंट एनर्जी यूज कर रहे हैं, कि हमारा कितना एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी आप कितना यूज कर रहे हैं, और उस किसका रेशियो, कि टोटल आउटपुट आपके एनर्जी का क्या है। तो हमारा सिंपल मतलब देखिए यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम इन प्रोडक्शन प्रोसेस और एनर्जी कंज्यूम इन ओवरहेड, जितना भी हम टोटल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, और जितना हमारा डिवाइड कर दीजिए नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, कि टोटल एनर्जी कितना प्रोड्यूस हम कर पा रहे हैं। यहाँ पे तो प्रोडक्शन प्रोसेस है, कंज्यूम हम कितना कर रहे हैं, टोटल कंजम्पशन है, और इतना कितना है हमारा प्रोडक्शन है, तो उस दोनों का रेशियो है हमारा। अब इस इंडिकेटर का हमको क्यों जरूरत है, एज हम जानते हैं जैसे कि इंडिया में आज भी रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों एनर्जी प्रोड्यूस हैं, लेकिन अधिकतर हमारे नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ते जा रहा है। तो उसकी वजह से हमको एक इंडिकेटर डिसाइड करना है जो बताता रहे कि कैसे हमारा एनर्जी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वर्ल्ड का, उसमें हमारा कैसे हम अपने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको फास्टर कर सकते हैं। आज भी जैसे हम क्या करें, एनर्जी को प्रोड्यूस करें कि जितने भी डिमांड है उसको फुलफिलमेंट करें। तो जो एनर्जी इंटेंसिटी कैलकुलेटेड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस एंड ओवरहेड प्रोसेस, एज द GHG इंटेंसिटी, ग्रीन हाउस जो हमारे गैसेस हैं उनके इंटेंसिटी क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं, तो हमारा क्या कर रहा है, हमारे बाउंड्री को अकाउंट कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो वो सारा कुछ बताता है इंडिकेटर, कितना एनर्जी डिमांड है और कितना हमको प्रोड्यूस करना है, ये मेनली हमारा ये बताता है एनर्जी इंटेंसिटी। अब एनर्जी प्राइसिंग का बात करें तो जो हमारा यूएस में एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटर है, जो एनर्जी वहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस जनरली रिफ्लेक्ट द कॉस्ट, एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस होता है वो रिफ्लेक्ट करता है कि वो किसका प्राइस, बिल्ड करने में, फाइनेंस करने में, मेंटेन करने में, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा होता है वो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इंडिया में क्या है, अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ है। अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ मतलब क्या है, जो विच इज ऑलरेडी इन प्लेस गवर्न द चार्ज of for unscheduled interchange as well as frequency dependent reward penalty mechanism. Similarly, reactive power pricing has been indirectly cooperated by चार्जिंग फॉर वोल्टेज ड्रॉप पर राइज इन एसेस ऑफ अ थ्रेशोल्ड। इंडिया में जो हम यूज करते हैं वो किस टाइप का एनर्जी यूज करते हैं, अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ, वहाँ पे कि डोमेस्टिक लेवल पे, हमारा कॉमर्शियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे
किस लेवल पे आप उसको यूज कर रहे हैं उस हिसाब से आपका एनर्जी हमारा प्राइसिंग डिसाइड होता है। लेकिन जो यूएस में जो हमारा एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटर है वो कैसा बेस अप्रोच करता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सबके लिए कॉमन है, वो इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस है वो हमारा इफेक्ट करता है किसके ऊपर, बिल्ड बनाने में, फाइनेंस, मेंटेन, ऑपरेट पावर प्लांट को, सारे कुछ में। तो ये अब देखिए एक असाइनमेंट आप कंप्लीट कर सकते हैं कि अपने एनर्जी प्राइसिंग स्ट्रक्चर को इलाबोरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा पार्ट 1 वीडियो का। थैंक यू, जय हिंद।